नमस्कार, मैं पूजा। एससीजी ग्रुप की सहायता से इनमें ट्रैवल प्रस्तुत हेल्थ टॉक इस विशेष शो में मैं फिर से एक बार आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है केमोथेरेपी, उसके बारे में सामान्य जानकारी, संकेत, प्रशासन का तरीका और केमोथेरेपी से पहले जो तैयारी है वो किस प्रकार से की जाती है, पार्ट 1। इस बारे में आज हमें सविस्तर मार्गदर्शन करने वाले हैं डॉक्टर इंदु अम्बुलकर। मैं थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराती हूँ, फिर हम आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो डॉक्टर इंदु अम्बुलकर जी है, वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है बोरीवली, मुंबई में। उनको 18 साल से अधिक वर्षों का बहुत गहरा ऐसा अनुभव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है डॉक्टर के बारे में कि डॉक्टर की रुचि जो है वो स्तन कैंसर, स्त्री रोग संबंधी कैंसर और अन्य सभी कैंसर जिसमें केमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी की आवश्यकता होती है, ऐसे में डॉक्टर की बहुत बड़ी रुचि है। डॉक्टर इंदु अम्बुलकर आज हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करते हैं और आज के विषय की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर इंदु, सबसे पहले हमारे इस हेल्थ टॉक शो में आपका मनपूर्वक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद जी। आज का हमारा विषय है केमोथेरेपी, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि कैंसर क्या है और मेडिकल ऑन्कोलॉजी का कैंसर में किस प्रकार का सहभाग होता है। इस बारे में क्या बताएंगे डॉक्टर? जरूर। तो मैं बताना चाहूंगी कि जो कैंसर होता है, कैंसर का मतलब है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं। एक होता है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम कैंसर भी कहते हैं। कैंसर का मतलब होता है शरीर के किसी भी भाग में एक जो कोशिकाएं होती हैं या जो सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ते हैं, अनियंत्रित तरीके से जब बढ़ते हैं तो वो एक ट्यूमर का रूप ले लेता है और उसी को हम कैंसर कहते हैं। तो कैंसर जो है वो एक तरह का एक स्टिग्मा है हमारे सोसाइटी में कि अगर कैंसर हुआ है तो अब ये पेशेंट तो मतलब इसके पास कुछ समय ही बचा हुआ है। तो कुछ मिथ्स भी हैं सोसाइटी में। तो ये इस मिथ्स के बारे में भी हम इस और दूसरे एपिसोड में भी बात करने वाले हैं। तो ये तो हुआ कैंसर के बारे में। दूसरा होता है कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी। तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो होता है, किसी भी कैंसर का जब ट्रीटमेंट दवाइयों से, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कैंसर, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कैंसर में आता है कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और आजकल नया जो ट्रीटमेंट है उसको कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो ये किसी भी तरह का जो मेडिकल ट्रीटमेंट जब हम किसी कैंसर का करते हैं तो उस स्पेशलिटी को मेडिकल ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ये समझना जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे कैंसर होते हैं जिसमें सिर्फ एक प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं होता है, कई बार मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका मतलब है कि किसी पेशेंट का एक ट्यूमर है, सपोज एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें कि ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, उसके बाद में फिर कीमोथेरेपी दी जाती है, उसके बाद में रेडियोथेरेपी दी जाती है। तो ये एक मल्टी मोडालिटी जो ट्रीटमेंट होता है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी होती है जिसको हम मेडिकल ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और इसमें हम लोग ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं कैंसर का। जी। जिस तरह से आज का हमारा विषय है कि केमोथेरेपी, उस विषय पे हम थोड़ा सा आते हैं। तो सबसे पहले हम दर्शकों को ये जानकारी देते हैं कि केमोथेरेपी एक्चुअली में क्या होती है। इससे शुरुआत करते हैं डॉक्टर और फिर आगे बढ़ते हैं। हम क्या बताएंगे केमोथेरेपी के बारे में? जरूर। ये एक थोड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो मैं बताना चाहती हूँ दर्शकों को। तो जो सबसे जो शुरुआत कैसे हुई, पता कैसे चला कि ये कुछ कीमोथेरेपी की इजाद कैसे हुई, तो मैं बताना चाहूंगी कि अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो वर्ल्ड वॉर 1 में एक तरह की मस्टर्ड गैस यूज हुई थी उस वॉर में। तो जो मस्टर्ड गैस के बाद ऐसा देखा गया कि जो लोग बचे थे, जो अलाइव थे उस युद्ध के बाद, तो देखा गया कि उनमें बोन मैरो सप्रेशन हो गया है, यानी कि उनके काउंट्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट सेल, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट सब कुछ कम हो चुका है। तब ये पता चला कि इस मस्टर्ड गैस को शायद हम कैंसर में ट्रीट कर सकते हैं, कैंसर में यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ल्ड वॉर 1 से जो है वो एक मस्टर्ड गैस से शुरुआत हुई थी। उसके बाद जो पहली बार कीमोथेरेपी जो नाम दिया है, तो एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है पॉल एनरिच। इन्होंने
अर्ली 1900 में कीमोथेरेपी वर्ड नाम दिया। तो कीमोथेरेपी का मतलब है कि केमिकल, किसी केमिकल से किसी डिसीज का ट्रीटमेंट, तो कीमोथेरेपी इस तरह से उसका नाम पड़ा है। तो इस तरह से ये कीमोथेरेपी वर्ड फिर इजाद हुआ, और फिर कीमोथेरेपी जो है वो बहुत ही मतलब कॉमन तरीके से यूज होने लगी। सबसे पहला जो कीमोथेरेपी का मेडिसिन यूज हुआ था उसको म्यूस्टिन कहते हैं, जो कि लिम्फोमा में यूज किया था। और उसके बाद से ये बहुत सारे कैंसर्स में इसको यूज किया जाता है। बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं उसके, जो हम अभी बताने वाले हैं दर्शकों को। जी जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि कीमोथेरेपी क्या है, तो उसी से लेकर मुझे और एक सवाल पूछना है आपसे कि कीमोथेरेपी के भी कोई प्रकार होते हैं और किस प्रकार की होती है कीमोथेरेपी? तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब जी। ये एक्चुअली ऑन्कोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको मानते हैं कि ये कितने प्रकार के कीमोथेरेपी होते हैं और उस कौन से प्रकार कौन से पर्टिकुलर कैंसर में यूज करते हैं। तो ये जो डॉक्टर कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ये उसके बारे में ज्यादा जानते हैं। लेकिन जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन में देना चाहती हूँ कि मुख्य तौर से 4 प्रकार के ग्रुप्स होते हैं। मैं कहूंगी कि कीमोथेरेपी के ग्रुप्स होते हैं, जिसमें कि एक होता है अल्काइलेटिंग एजेंट्स, फिर होता है एंटी मेटाबोलाइट्स, फिर होता है साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स, और फिर होता है एंटी माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये मुख्य प्रकार से 4 प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, जिसको हम अलग अलग इस ग्रुप्स में अलग अलग प्रकार के कीमोथेरेपी होते हैं, जो कि हम अलग अलग प्रकार के कैंसर्स में यूज करते हैं। तो यूजुअली जब हम किसी कैंसर का इलाज करते हैं तो ये अलग अलग ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप्स बनाए गए हैं कीमोथेरेपी के, ये एक पर्टिकुलर सेल साइकिल, यानी कि कैंसर जो है वो उसका सेल होता है, साइकिल होता है, यानी कि वो जब बढ़ता है तो वो एक डिफरेंट साइकिल्स होते हैं उसके। तो ये जो कीमोथेरेपी के अलग अलग प्रकार के जो मेडिसिन होते हैं, वो अलग अलग साइकिल पर यूज करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमको कॉम्बिनेशन में हम यूज करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट ग्रुप्स का इम्पोर्टेंस तब आता है जब अलग अलग ग्रुप्स के ड्रग हम कॉम्बिनेशन के तौर पे यूज करते हैं एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, ताकि वो एक कैंसर सेल के अलग अलग फेजेस को हम टारगेट कर पाए। तो इसलिए ये अलग अलग ग्रुप्स के मेडिसिन को डिवाइड किया गया है। जी, जिस प्रकार से डॉक्टर आपने बताया कि केमोथेरेपी के भी प्रकार होते हैं और अलग-अलग प्रकार में ये यूज किए जाते हैं कैंसर पेशेंट में। तो जिस तरह से हम कैंसर की स्टेजिंग करते हैं, तो कैंसर के कौन से स्टेज में केमोथेरेपी देना इम्पोर्टेंट माना जाता है, इस बारे में क्या बताएंगे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें कीमोथेरेपी सबसे ज्यादा काम करता है, या ऐसी कोई स्टेज है जिसमें कीमोथेरेपी की शायद जरूरत नहीं हो। तो इसलिए ये कौन सी स्टेज में कौन से कीमोथेरेपी देना है या नहीं देना है, ये एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अच्छी तरह से बता सकता है। इसीलिए मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि जब कैंसर आपका डायग्नोस होता है तो आपको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के अंडर में ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैं कई बार ऐसे मेरी मेरी इतने सालों की प्रैक्टिस में मैं देख रही हूँ, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो उन डॉक्टर्स के अंडर भी ट्रीटमेंट ले लेते हैं जिनको ऑन्कोलॉजी का या कैंसर का ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। तो ऐसा होता है कई बार, फिर जो पेशेंट को इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो फिर या तो वो पेशेंट को साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, या फिर वो कैंसर के ऊपर वो दवा ही काम नहीं करती है। तो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ हमारे दर्शकों को कि कीमोथेरेपी जो है ये डेफिनेटली आपको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के अंडर ही लेना चाहिए। अब आते हैं कि स्टेजेस, कैंसर की कौन सी स्टेजेस में कीमोथेरेपी दी जाती है। तो यूजुअली जो स्टेज 1 का कैंसर है उसमें अधिकतर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत ही अर्ली स्टेज होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत में हम लोग बहुत ही कम केसेस देखते हैं जो बहुत ही अर्ली स्टेज के होते हैं। ओके, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कीमोथेरेपी से ही ठीक हो सकते हैं।
ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि कुछ प्रकार के कैंसर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कीमोथेरेपी से ही ठीक हो सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनको सर्जरी या रेडियोथेरेपी या किसी और ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, ल्यूकीमियाज, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर अधिकतर सिर्फ कीमोथेरेपी से ठीक होता है। उसके बाद आता है लिम्फोमा। तो लिम्फोमा जो दो प्रकार के होते हैं, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा एंड हॉजकिंस लिम्फोमा। तो इसमें भी अगर अर्ली स्टेज होता है तो कई बार कोई और मोडालिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये कीमोथेरेपी से ही ठीक हो सकते हैं। फिर आता है जर्म सेल ट्यूमर, फिर आता है कोरियोकार्सिनोमा, और खासकर बच्चों में जो कैंसर्स होते हैं, बच्चों के अधिकतर कैंसर जो होते हैं वो सिर्फ कीमोथेरेपी से ही ठीक हो सकते हैं। ऐसे करीब 70 to 80% ऐसे कैंसर्स हैं जो बच्चों में होते हैं जो कि सिर्फ कीमोथेरेपी से ही ठीक किए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे कैंसर होते हैं जो सिर्फ कीमोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं। अब एक कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी जहां पर कि स्टेज 2, स्टेज 3 के कैंसर्स जहां पर कि कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सॉलिड ट्यूमर्स की। सॉलिड ट्यूमर्स का मतलब जैसे कि गांठ, कहीं पर गांठ आना किसी भी भाग में। इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल होता है जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, और ओवेरियन कैंसर है, और उसके अलावा फिर स्टमक कैंसर है। तो ये कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें कीमोथेरेपी दी जाती है, मतलब स्टेज 2 स्टेज 3 में भी कीमोथेरेपी दी जाती है। फिर स्टेज 4, तो अधिकतर स्टेज 4 के पेशेंट्स में, सॉलिड ट्यूमर्स में, मोस्ट ऑफ द टाइम कीमोथेरेपी ही अधिकतर उसका जो है वो मुख्य इलाज होता है। जी, जिस प्रकार से आपने बताया और उस तरीके से हमारे भी ध्यान में आ गया, दर्शकों को भी ये पता चल गया होगा कि कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी कितनी महत्वपूर्ण चीज है। तो कैंसर के इलाज में किस वक्त केमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल आपने पूछा है। इसमें 3-4 तरह की सिचुएशंस होते हैं जब हम किसी कैंसर का इलाज करते हैं। एक सिचुएशन होती है जिसको हम कहते हैं न्यू एडजुवेंट सेटिंग। न्यू एडजुवेंट सेटिंग का मतलब है कोई ट्यूमर अगर बढ़ चुका है, उसका साइज हमको छोटा करना है ताकि उसकी सर्जरी आसानी से की जा सके। तो इसको हम कहते हैं न्यू एडजुवेंट सेटिंग। इसका मतलब यह है कि शुरुआत में ही हमको पहले कीमोथेरेपी देना पड़ेगा ताकि हम ट्यूमर को छोटा कर सके, ताकि सर्जन उसका अच्छी तरह से ऑपरेशन कर सके और हम उस ट्यूमर को या कैंसर को क्योर कर सके। इसके में एक क्लासिकल 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक है ऑस्टियोसार्कोमा जो कि बोन का कैंसर होता है, और दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर जिसको हम कहते हैं लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर। तो ये दोनों ही सिचुएशंस में अधिकतर लोकली एडवांस डिसीज जब हो जाती है तब इसको ट्यूमर को छोटा करने के लिए हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं और उसके बाद में फिर पेशेंट की सर्जरी होती है। फिर दूसरी सेटिंग होती है जिसको हम कहते हैं एडजुवेंट सेटिंग। एडजुवेंट सेटिंग का मतलब होता है कि पेशेंट का लोकल ट्रीटमेंट, यानी कि जो ट्यूमर है या तो उसको सर्जरी करके निकाल दिया गया है या फिर उसको रेडिएशन कर चुके हैं, यानी जिसको हम कहते हैं लोकल ट्रीटमेंट। तो लोकल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, अब हमको इसको आगे कीमोथेरेपी देनी है, तो इसको हम कहते हैं एडजुवेंट सेटिंग या एडजुवेंट कीमोथेरेपी। एडजुवेंट कीमोथेरेपी जो है वो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस होता है। इसका पर्पस ये है कि जो अब ट्यूमर तो हम निकाल चुके हैं, अब इसका इंडिकेशन क्या है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। तो एडजुवेंट कीमोथेरेपी हम उन कैंसर्स को देते हैं जिसमें हमको ये पता है कि ये डिसीज फ्यूचर में वापस आ सकती है या इसके रिकरेंसेस के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और इसमें ज्यादा से ज्यादा क्योर रेट है, बहुत ही हाई क्योर रेट है। तो ऐसे कैंसर्स में हम एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं। इसके क्लासिकल एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी,
ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, स्टमक कैंसर, ऑस्टियोसार्कोमा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं सर्जरी या रेडिएशन होने के बाद, ताकि हम आगे फ्यूचर में रेकरेंस को रोक सकें, एट द सेम टाइम हम ये डिसीज को क्योर कर सकें। तो ये होता है एडजुवेंट सेटिंग। तीसरा सेटिंग होता है सिचुएशन, जिसको हम कहते हैं मेटास्टेटिक सेटिंग। मेटास्टेटिक सेटिंग का मतलब होता है कि कैंसर जो है वो 4th स्टेज में पता चला है, यानी कि एक भाग से दूसरे भाग में वो स्प्रेड हो चुका है या फैल चुका है। तो ऐसे कैंसर में हम ट्यूमर को छोटा करने के लिए, यानी कि उसको, उसके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। जब हम एडवांस स्टेज या मेटास्टेटिक स्टेज में जब कैंसर को कीमोथेरेपी देते हैं तो उसके भी डेफिनेट पर्पस होते हैं। मैं यहाँ पे ये बताना जरूर चाहती हूँ कि मेटास्टेटिक या एडवांस स्टेज के कैंसर को हमेशा ये नहीं कहना चाहिए कि ये लास्ट स्टेज का कैंसर है और इसमें अब कुछ नहीं किया जा सकता। ये लोगों के दिमाग में बहुत ही गलत धारणा है। ये एक गलत धारणा है और इससे बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडवांस स्टेज के कैंसर भी आजकल, खासकर कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिसको कि हम कई सालों तक पेशेंट जिंदा है और काफी अच्छी तरह से नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला मैसेज तो मैं यही देना चाहती हूँ कि एडवांस स्टेज या मेटास्टेटिक स्टेज के कैंसर को बिल्कुल ट्रीट करना जरूरी है। अगर पेशेंट कीमोथेरेपी लेने की कंडीशन में नहीं है तो उसको डिफरेंट और ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट को एडवांस स्टेज है और स्प्रेड हो चुका है कैंसर, तो भी इसको कीमोथेरेपी जरूर देना चाहिए। उसका पर्पस ये है, एक तो ये कि हम पेशेंट के सिम्टम को कंट्रोल करते हैं और इसी तरह उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, और दूसरा पर्पस है हम ट्यूमर को कम करते हैं और उसकी लाइफ को हम प्रोलॉन्ग करते हैं। तो देखिए, कोई भी एडवांस स्टेज के कैंसर को पेशेंट को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि अर्ली स्टेज के कैंसर को। तो उससे वो अधिकार हमको बिल्कुल नहीं छीनना चाहिए, हमको जरूर उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। और मैं ये एक मैसेज भी देना चाहती हूँ, कुछ सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो ये कह देते हैं कि नहीं, ये तो पेशेंट जो है कुछ कुछ दिनों का मेहमान है या कुछ हफ्ते का मेहमान है, इसका अब कुछ नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत गलत धारणा है और ये एडवांस स्टेज का कैंसर डेफिनेटली ट्रीट करना चाहिए और डेफिनेटली आपको ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, ताकि आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपको सही एडवाइस दे सके कि ये पेशेंट डेफिनेटली कीमोथेरेपी की स्थिति में है, और अगर है तो कौन सा कीमोथेरेपी इसको सूट करेगा और कितना फर्क पड़ने वाला है कीमोथेरेपी से। तो ये डेफिनेटली एक धारणा जो है सोसाइटी में, इससे बाहर आना चाहिए और एडवांस स्टेज के पेशेंट को भी जरूर ट्रीट करना चाहिए। अगला सेटिंग होता है जिसको हम कहते हैं कीमो रेडिएशन या फिर कंकरेंट कीमो रेडियोथेरेपी, जिसको हम CTRT भी कहते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर भी कीमोथेरेपी का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कीमो रेडिएशन में कीमोथेरेपी को लो डोज में दिया जाता है और रेडिएशन के साथ में दिया जाता है। जो रेडियोथेरेपी है उसके भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी। गले का कैंसर या थ्रोट कैंसर, जिसको हम हेड एंड नेक कैंसर भी कहते हैं। तो हेड एंड नेक कैंसर में लो डोज कीमोथेरेपी दी जाती है, जिसके बहुत ही छोटे डोज होते हैं, और इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि रेडिएशन के इफेक्ट को बढ़ाए। तो इसको रेडियो सेंसिटाइजर भी कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं कीमो रेडिएशन। दूसरा एग्जाम्पल है रेक्टल कैंसर। तो जो रेक्टल कैंसर होता है उसमें भी कीमो रेडिएशन दिया जाता है, जिसमें हम एक टैबलेट या इंजेक्शन यूज करते हैं, और कीमो रेडिएशन जब रेक्टम के केस में दिया जाता है तो फिर उसको बाद में ऑपरेशन भी किया जाता है। तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ सर्जरी के बाद ही दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे कैंसर्स होते हैं जिसमें हम शुरुआत में, यानी न्यू एडजुवेंट सेटिंग में ही कीमोथेरेपी रेडिएशन कॉम्बिनेशन करते हैं और उसके बाद में पेशेंट की सर्जरी होती है। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया
रेक्टल कैंसर, दूसरा एग्जाम्पल है स्टमक कैंसर, तीसरा एग्जाम्पल है लंग कैंसर। तो कई बार ऐसा होता है कि या तो कीमो रेडिएशन डेफिनेट ट्रीटमेंट होता है, या फिर उसको ट्यूमर छोटा करके बाद में ऑपरेशन किया जाता है, या फिर उसको सर्जरी के बाद में दिया जाता है। तो यहाँ पर भी रेडिएशन के साथ में छोटे डोज कीमोथेरेपी का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जी, जी बिल्कुल। किस वक़्त केमोथेरेपी को यूज़ किया जाता है एक पेशेंट में, इस बारे में तो हमें जानकारी डॉक्टर आपने दी, लेकिन दवा का जो वितरण है, उस बारे में भी थोड़ी-सी जानकारी हमें आपसे चाहिए। और मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस बारे में भी थोड़ी-सी जानकारी अगर दर्शकों को मिले तो बहुत अच्छा होगा। क्या बताएँगे डॉक्टर इस बारे में आप? तो देखिए, अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब है कि इसको किस प्रकार से यूज किया जाता है, यूज़ किस किया फॉर्म में जाता है। हम जी, यूज बिल्कुल। करते हैं, है ना, मोड ऑफ जी, बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन, या इसको किस प्रकार यस, से यूज करते हैं। यस तो डॉक्टर। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि ये बहुत अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। इसको हुँ, गोली या टैबलेट फॉर्म में भी देते हैं, इसको इंट्रावीनस यानी ड्रिप के फॉर्म में नस में दिया जाता है, इंट्रावीनस कहते हैं जिसको। इसको हुँ, इंट्रामस्कुलर भी दिया जाता है, हुँ, इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रा आर्टीरियल यानी आर्टरी के अंदर, ट्यूमर की आर्टरी के अंदर दिया जाता है, हुँ, जिसको हम कहते हैं इंट्रा आर्टीरियल। फिर होता है हुँ, इंट्राथीकल, यानी कि जो हुँ, स्पाइनल फ्लूइड है उसमें भी इसको दिया जाता है। तो हुँ, आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि कौन से फॉर्म का ट्रीटमेंट पेशेंट को यूज होना है। हुँ, जैसे हुँ, कि और एक और फॉर्म होता है सबक्यूटेनियस, यानी कि स्किन में देना। तो ये हुँ, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। लोगों को, दर्शकों को शायद इतना ही पता है कि ये ड्रिप ड्रिप के फॉर्म में दिया जाता है, जी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके टैबलेट भी आते हैं, और हुँ, इसको इनके इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, बहुत अलग अलग तरह के इसके एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ही दे सकते हैं, जो कि कीमोथेरेपी के एक्सपर्ट हैं। उनको ही इसके हुँ, बारे में ज्यादा पता है। कई बार मेरी प्रैक्टिस में मैं देखती हूँ कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि क्या मैडम ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंजेक्शन ना लें और टैबलेट ले लें। तो हुँ, डेफिनेटली ये वाला जो डिसीजन है, जो टैबलेट फॉर्म में चेंज करने का, ये डेफिनेटली आपको ऑन्कोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं। और डेफिनेटली ये पॉसिबल हुँ, है कि कई बार ऐसे होते हैं हमारे पेशेंट्स, वो डरते हैं कई बार कि अगर जी, इंजेक्शन जी, दिया तो साइड इफेक्ट होंगे, तो हुँ, वो कहते हैं, या फिर बाल जाएंगे। तो उनका ये हुँ, कहना होता है कि क्या हम इसको टैबलेट फॉर्म में नहीं दे सकते। तो डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन हुँ, इसके बारे में आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ही आपको अच्छी तरह से एडवाइस कर पाएंगे, क्योंकि आपके हुँ, ऑन्कोलॉजिस्ट को ये अच्छी तरह से पता है कि कौन से प्रकार के कैंसर में कौन से प्रकार हुँ, का टैबलेट या इंजेक्शन काम करेगा। तो ये हुँ, जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा हुँ, इसको हुँ, मतलब किस तरह से डिलीवर करते हैं। तो जी, डिलीवरी का जी, मतलब है कि ये तो आपको मैंने मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताया। अब हुँ, होता है हुँ, कि कई बार ऐसा होता है कि अगर इंट्रावीनस यानी कि ड्रिप के फॉर्म में अगर जब इसको दिया जाता है, तो हुँ, कई बार पेशेंट की ब्लड वेसल्स यानी कि जो नसें होती हैं वो काफी खराब हो हुँ, जाती हैं, या फिर कुछ ओबीस पेशेंट्स होते हैं जिसमें नसें नहीं मिलती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हम कुछ तरह के कैथेटर्स यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं कीमोपोर्ट। हुँ, तो ये जो कीमोपोर्ट होता है, या फिर एक और कैथेटर होता है जिसको कहते हैं पिक लाइन या हुँ, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। तो ये हुँ, दो तरह के जो कैथेटर्स होते हैं, उसको हम एक ही बार डाल देते हैं, और हर कीमोथेरेपी का साइकिल उसी उन्हीं कैथेटर्स के द्वारा दिया जाता है। तो जो हुँ, बार बार छोटी नस के अंदर जो प्रिक करते हैं, वो उसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। तो हुँ, आजकल वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम कुछ कैथेटर डाल दें, जिससे बार बार पेशेंट परेशान ना हो कि बार बार प्रिक होगा। क्योंकि हुँ, हुँ, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट वो प्रिक से भी डरते हैं। जी, तो जी, इसलिए वो अगर कैथेटर डाल दें तो प्रिक से बचा जा सकता है। मैंने एक आपको बताया था इंट्रा आर्टीरियल कीमोथेरेपी। तो हुँ, इसके बारे हुँ, में थोड़ा-सा मैं बताऊँगी। जो इंट्रा जी, आर्टीरियल कीमोथेरेपी होता है, हुँ, ये कुछ-कुछ कैंसर्स में बहुत अच्छा काम करता है।
एक टिपिकल एग्जांपल होता है जिसको कहते हैं हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ओके, तो ये हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में इंट्रा आर्टीरियल कीमोथेरेपी का बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिससे सिर्फ इंट्रा आर्टीरियल कीमोथेरेपी से ही कई बार कैंसर को ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और ये मतलब ये इसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट दे पाएंगे। इसलिए मैं आपको डेफिनेटली ये मैसेज दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के अंडर में ही आपको कैंसर का मेडिकल ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी करवाना चाहिए। जी, जैसे कि आज हम डॉक्टर इंदु बात कर रहे हैं केमोथेरेपी की, तो हर दर्शक को ये सवाल मन में आया जरूर होगा कि केमोथेरेपी एक पेशेंट की अगर करनी है तो तैयारी जो है वो किस प्रकार से की जाती है, इस बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि पहले तो वो डरे हुए रहते हैं हमारे जी, पेशेंट्स। जी, वो सबसे पहले वो डर निकालना है। तो वो वो डर को निकालना जरूरी है, क्योंकि आपके साथ आपके ऑन्कोलॉजिस्ट एक बहुत ही डिटेल में बात करेंगे आपके साथ। जैसे कभी कोई पेशेंट, एक जैसे कोई एग्जांपल है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है। अब क्या हुआ कि ट्यूमर छोटा था और सर्जरी करके उसको निकाल दिया गया है। अब आया है स्टेज 2 डिसीज। ओके, अब स्टेज 2 डिसीज में डेफिनेट रोल होता है कीमोथेरेपी का, खासकर अगर हम एक क्योरेबल कैंसर की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो पेशेंट के मन से डर निकालना जरूरी है कि कीमोथेरेपी बहुत डेंजरस नहीं है। सबसे ज्यादा मानसिक तैयारी करनी होती है पेशेंट को, और ऑन्कोलॉजिस्ट के पास अब जब जाते हैं तो वो आपको बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं। आप एक ही विजिट में आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे कि ये आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि ये कीमोथेरेपी कितनी जरूरी है उनके लिए। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कीमोथेरेपी का इम्पोर्टेंस सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि ये क्यों जरूरी है लेना आपके लिए। तो पहली बात तो ये कि आपकी मानसिक तैयारी होनी चाहिए कि आपको कीमोथेरेपी लेनी है, जो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ने आपको एडवाइस की है। फिर आता है कि पेशेंट के कुछ जैसे अभी जैसे बोला मैंने कि पेशेंट की अभी अभी अगर सर्जरी हुई है, तो सर्जरी होने के बाद में क्या होता है कि टाँके होते हैं, तो टाँके निकल जाने चाहिए। फिर जो घाव होता है वो पूरा सूख जाना चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज है तो वो डायबिटीज कंट्रोल में होनी चाहिए। उनके ब्लड काउंट्स बहुत नॉर्मल होने चाहिए। उनके किडनी लिवर फंक्शंस भी नॉर्मल होने चाहिए। कुछ कुछ पेशेंट्स को ऐसी कीमोथेरेपी दी जाती है जिसका कभी कभी हार्ट के ऊपर साइड इफेक्ट हो सकता है, मामूली। तो उनका हम लोग हमेशा ही हार्ट का टेस्ट करवाते हैं, जिसको कहते हैं 2D इको। जी, 2D इको और ईसीजी, ये हर एक पेशेंट का कीमोथेरेपी के पहले किया जाता है। किसी किसी पेशेंट को कुछ मेडिसिन चलते हैं जिनका किडनी पे इफेक्ट हो सकता है, तो किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। WBC, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, ये तीन जो है वो ब्लड काउंट्स में आते हैं, जिसको हम CBC कहते हैं। ये बेसलाइन CBC करना जो है वो काफी जरूरी है, और ये सारे रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। उसके अलावा और जैसे मैंने कहा ब्लड शुगर, डायबिटीज कंट्रोल में होना चाहिए। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कुछ दवाइयां लेते हैं पहले से, जैसे किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो वो कुछ दवाइयां ले रहे हैं पहले से, तो वो दवाइयां भी प्रॉपर लेना है। आपको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट को अच्छी तरह से इन्फॉर्म करना है कि आपको कोई और बीमारी है, आप किसी और कोई और दवाइयां ले रहे हैं किसी और बीमारी के लिए। तो ये सारी जानकारी आपको डिटेल में आपके ऑन्कोलॉजिस्ट को बताना बहुत जरूरी है, ताकि वो उन चीजों को वो मॉनिटर कर पाए, उन प्रॉब्लम्स को मॉनिटर कर पाए जो आप जिसके लिए आप ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं, जिसको हम कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं। तो ये सारी प्रिकॉशंस हैं जो लेना जरूरी है। और उसके अलावा डेफिनेटली मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो दूसरे कलीग्स, यानी कि जिन्होंने सर्जरी की है, उनसे भी कांटेक्ट में रहते हैं और उनसे भी डिस्कशन करते हैं कि हाँ, ये पेशेंट का कीमोथेरेपी का टाइम हो चुका है,
तो अब हमें इसको कीमोथेरेपी देनी है, तो उनको भी अपने साथ लेकर के ग्रुप की तरह से तैयारी करते हैं। और इसके दौरान, कीमोथेरेपी के दौरान भी बहुत सारी चीजें हम मॉनिटर करते हैं, वो हम अगले सेगमेंट में बात करने वाले हैं इसके बारे में डिटेल में। जी बिल्कुल, डॉक्टर इंदु, जिस प्रकार से आपने बताया कि केमोथेरेपी अगर किसी पेशेंट को ज़रूरी पड़ती है तो उसे डरिए मत। एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आप तुरंत जाइए, उनसे डिस्कस कीजिए और आपकी कीमोथेरेपी किस प्रकार से चलने वाली है, वो उनसे जान लीजिए। डॉक्टर, आज आपने केमोथेरेपी क्या है, केमोथेरेपी किस प्रकार से दी जाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसकी तैयारी किस प्रकार से होती है, इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी और बहुत आसान शब्दों में जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इस बारे में आपका मनःपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार, धन्यवाद। जी, हेल्थ टॉक इस विशेष शो में आज डॉक्टर इंदु अम्बुलकर ने हमें केमोथेरेपी क्या होती है, इसकी सामान्य जानकारी किस प्रकार से हो सकती है, संकेत क्या होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि केमोथेरेपी से पहले की जो तैयारी होती है वो किस प्रकार से की जाती है, इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। रोज हम ट्रैवल फेसबुक पेज पे अलग-अलग कैंसर तज्ञों के साथ, एससीजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के अलग-अलग कैंसर तज्ञों के साथ मार्गदर्शन लेने वाले हैं कैंसर के बारे में। कैंसर से लेके अलग-अलग विषय वो हमारे सामने पेश करने वाले हैं। अगर कैंसर से लेके आपको भी कोई सवाल है तो ज़रूर आप हमें लाइव सेशन में कमेंट कीजिए। हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर आप किसी भी वजह से हमारा ये लाइव कार्यक्रम नहीं देख पाते, तो हमारे इनमेट ट्रैवल के फेसबुक पेज पे जाइए और हमारा ये जो शो है वो वापस फिर से एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं। या फिर हमारा जो यूट्यूब चैनल है इनमेट ट्रैवल का, इस इनमेट ट्रैवल के यूट्यूब चैनल पर आप इस शो को फॉलो कर सकते हैं। अगर इनमेट ट्रैवल की ये पहल आपको पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक शेयर इस महत्वपूर्ण जानकारी से किसी कैंसर पेशेंट की ज़िंदगी ज़रूर बचा सकता है। तो इनमेट ट्रैवल की ये पहल आपको अगर पसंद आती है तो ज़रूर आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के हेल्थ टॉक शो में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।